हेलो कमांडोस, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लास ऑनलाइन। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बेहतर होंगे और बढ़िया पढ़ रहे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, लेकिन लगभग हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना। तो इसलिए आज की क्लास में हम इसका शॉर्ट और स्वीट सा रिविजन करने वाले हैं। इसके साथ ही बहुत सारे इसके सवाल करेंगे। बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है क्लास में अटेंड करते टाइम। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन डिस्प्ले होगा, आप वीडियो को पॉज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मैच करेंगे। आपका सही है तो वेल एंड गुड, और नहीं सही है तो आपको मैच करना है कि मैंने कहाँ गलती की, और उस गलती को आप फ्यूचर में रिपीट नहीं करेंगे। ओके, तो ये बेस्ट तरीका होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कुछ यहाँ पर इस चैप्टर की प्रॉपर्टीज के बारे में, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो मेन टर्म्स हैं उनको समझने में आसानी हो। सबसे पहला है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। देखो नाम से ही समझ में आ रहा है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। हर एक मटेरियल का मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जकड़े हुए रहता है, तभी तो मटेरियल का, एक सॉलिड मटेरियल का एक पर्टिकुलर शेप रहता है ना, ताकि क्योंकि उसके मटेरियल एक दूसरे को आपस में इंटरलॉक्ड रहते हैं ना, जिससे वो मटेरियल एक पर्टिकुलर शेप में आ रहता है ना। इसको क्या बोलते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोलते हैं। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी नाम से ही क्लियर है, जो बहुत रिजिड हो। आइडियली क्या होता है रिजिड बॉडी? जिसमें डिफॉर्मेशन पॉसिबल ना हो। जैसे ये पेन है, इस पेन पर मैं कितना ही फोर्स लगा लूं, इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगा। डिफॉर्मेशन मतलब कि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ना तो इसकी लंबाई बढ़ा सकता हूं, ना घटा सकता हूं, और ना ही इसको बेंड कर सकता हूं। कितना इनफाइनाइट अमाउंट फोर्स लगाने के बाद भी यदि इस पेन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो मैं इस मटेरियल को बोलूंगा रिजिड है ना। रिजिड का सीधा सी मतलब होता है जिसमें डिफॉर्मेशन ना हो। नेचुरली कोई बॉडी ऐसी नहीं है, कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है जो परफेक्टली रिजिड हो, है ना, क्योंकि कुछ ना कुछ फोर्स लगाने से कुछ डिफॉर्मेशन जरूर आ जाता है बॉडी में। इसको क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी। फिर है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का सीधा सीधा मतलब होता है डीफॉर्म हो जाना, मतलब कि या तो शेप का चेंज हो जाए बॉडी के, या तो साइज का चेंज हो जाए। द एक्सटर्नल फोर्स विच चेंजेस द साइज और शेप ऑफ बॉडी विदाउट प्रोड्यूसिंग मोशन इन अ बॉडी इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मेशन को जो प्रोड्यूस कर रहा है वो डिफॉर्मिंग फोर्स है, और डिफॉर्मेशन क्या है? शेप का चेंज हो जाना, साइज का चेंज होना, इसको क्या कहते हैं? डिफॉर्मेशन कहते हैं, है ना। और क्या है? रिस्टोरिंग फोर्स। अब देखो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? द इंटरनल फोर्स विच ट्राइज टू रिस्टोर द साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे अपने पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींच के लंबा कर देंगे तो क्या, और फिर छोड़ेंगे एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स को जब रिलीज करेंगे तो स्प्रिंग अपने शेप में वापस आ जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्प्रिंग के जो इंटरनल फोर्सेस हैं वो उसकी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इलास्टिसिटी वह प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मटेरियल डिफॉर्म होने के बाद वापस रिफॉर्म होने की कैपेसिटी रखता है। यानी कि इस पेन को मैं थोड़ा सा खींच दूं और फिर फोर्स को छोड़ दूं तो ये पेन अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगा। इस एबिलिटी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड है, रबर बैंड को हमने खींचा और छोड़ दिया, वो वापस अपनी पोजीशन में, अपने जो भी उसकी लेंथ थी, नेचुरल लेंथ, उसमें पहुंच जाता है। तो उसकी जो एबिलिटी है ना, वो जो उससे ये काम करवा रही है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। मतलब कि उस रबर बैंड की इलास्टिसिटी बहुत अच्छी है। लेकिन कई मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिनको आप खींचोगे तो वो खींचे ही रह जाएंगे, वो वापस नहीं जा पाएंगे, है ना। बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं, तो उस मटेरियल की, उसमें क्या बोलेंगे हम, उस मटेरियल की इलास्टिसिटी बहुत खराब है ना, वो वापस अपनी शेप में, साइज में रिगेन नहीं हो पा रहा है। इलास्टिसिटी ये प्रॉपर्टी होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी जस्ट इलास्टिसिटी की उल्टी होती है। क्या होती है? द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रिगेन। ये अपने ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल साइज को रिगेन नहीं कर पाता। जैसे इस पेन मेरे पास है, इस पेन को मैं बेंड कर दूं, तो ये बेंड ही रह जाएगा, फोर्स हटाने के बाद भी, है ना, बेंड ही रह जाएगा, ये वापस अपनी शेप में नहीं आ पाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? प्लास्टिसिटी, है ना। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं मटेरियल की, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है।
अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टर्म के साथ, जो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होती है बताओ। अच्छा, मैं टेक्निकल टर्म्स में नहीं पूछ रहा हूं, मैं जनरली पूछ रहा हूं स्ट्रेस क्या होती है। जैसे हमको कोई काम करना है, हमको मूवी देखने जाना है, ठीक है, पापा ने मना कर दिया नहीं जाना, तुम पढ़ाई करोगे, तो क्या आ रहा है दिमाग में? स्ट्रेस आ रहा है। मतलब कि अपने अगेंस्ट, अपनी इच्छा के अगेंस्ट जो काम होता है उससे क्या होती है? स्ट्रेस जनरेट होती है, इसलिए स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही जो मटेरियल है, मेरे पास पेन है, इस पेन के अगेंस्ट मैं इसकी लंबाई को खींचना चाह रहा हूं, है ना। इसकी लंबाई को, इसकी जो भी लेंथ है 10 सेंटीमीटर, सपोज इसको मैं 11 सेंटीमीटर करना चाहता हूं, लेकिन ये पेन नहीं चाहता। पेन तो जो लंबाई उसी में रहना चाहेगा ना, इनिशियली जो लेंथ है, लेकिन मैं इसको खींच के लंबा करना चाहता हूँ, लेंथ बढ़ाना चाहता हूँ, तो इस मटेरियल में क्या होगी? स्ट्रेस जनरेट होगी। ठीक, ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट स्ट्रेस का क्या होता है? द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया इज स्ट्रेस। मान लेते हैं पास एक ब्लॉक है, एक तरफ से मैंने उसको फिक्स कर दिया, उस पर मैं एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा हूं, ये एफ एक्सटर्नल, तो क्या करेगा? इस ब्लॉक में इंटरनली कुछ फोर्स जनरेट हो जाएंगे जो इसका अपोज करेंगे और इसके शेप को रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो और जो यहां पर एफ इंटरनल फोर्स है ना, वो इसके बराबर ही होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स जितना लगेगा उतना ही इंटरनल फोर्स को अपोज करेंगे। तो यही जो स्ट्रेस होती है इसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्रेस जो होती है रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम स्ट्रेस बोलते हैं, है ना। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? सपोज ए है, तो ये हो जाएगी स्ट्रेस। यूनिट क्या आएगी बताओ? अच्छा, प्रेशर भी ऐसा ही रहता है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन सरफेस एरिया। तो यूनिट प्रेशर की जैसी होगी बिल्कुल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम पास्कल भी बोलते हैं, ठीक है। और डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा इसका, जैसे प्रेशर का आता है वही का वही, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। सेम प्रेशर और ये दोनों की यूनिट भी सेम होती है और डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होता है। बस प्रेशर में जो होता है सरफेस एरिया होता है, स्ट्रेस में क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, दोनों डिफरेंट चीजें हैं, ठीक है। स्ट्रेस हो गई। अब स्ट्रेस तीन तरह की होती है। पहली स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। क्या होती है? यदि मेरे पास एक रॉड है, इसको मैंने एक तरफ से फिक्स कर दिया, अच्छा फिक्स नहीं करूंगा और फोर्स लगा रहा हूं एक तरफ, तो क्या होगा? रॉड चलने लगेगी तो उस डिफॉर्मेशन हो नहीं पाएगा, है ना। तो डिफॉर्मेशन करना है तो एक तरफ से पकड़ना पड़ेगा रॉड को और दूसरी तरफ से खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो जब भी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, मतलब नाम से समझ में आ रहा है, मतलब इसको हम इसकी लंबाई को बढ़ाना है घटाना चाह रहे हैं ना। जब क्या होता है? जब चेंज व्हेन देयर व्हेन एक सेकंड, इसको थोड़ा अलग टाइप से व्हेन द external force tries to change the length, the stress developed is longitudinal। जब भी लेंथ में चेंज हो रहा हो, अब लेंथ इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है ना। तो दोनों तरह की जब भी लेंथ बदल रही हो तो लॉन्गिट्यूडनल या फिर नॉर्मल स्ट्रेस आते हैं। ये भी दो तरह की होती हैं। पहली क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेस, एक होती है टेंसाइल स्ट्रेस, ठीक है, या फिर इसको लॉन्गिट्यूडनल बोल सकते हैं ना, लॉन्गिट्यूडनल ज्यादा सही रहेगा। हालांकि लॉन्गिट्यूडनल तो है ही, तो जनरली लॉन्गिट्यूडनल जब लिखा हो वर्ड तो उसका मतलब होता है इंक्रीजिंग लेंथ, लेंथ बढ़ रही है तो लॉन्गिट्यूडनल। दूसरी आती है कंप्रेसिव, है ना। कंप्रेसिव में लेंथ जो होती है वो डिक्रीज होती है, मतलब कि कंप्रेसिव नेचर का फोर्स लगता है। इसको टेंसाइल स्ट्रेस ही बोलते हैं ना। टेंसल का मतलब, टेंसाइल मतलब कि खींचना, टेंशन आती है ना रस्सी में, खींचने का काम करती है। टेंसाइल मतलब ये खींच रहा है या कंप्रेस कर रहा है, वही चीज है ना। तो ये पहला टाइप हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। दूसरा होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस।
मतलब यदि हम वॉल्यूम को चेंज कराने की कोशिश कर रहे हैं, सपोज अपने पास क्या है, एक स्फीयर है, स्फीयर पे हम चारों तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, स्फीयर को हमने क्या कर दिया, पानी में डुबो, एक बलून है, बलून को पानी में डुबो दिया, पानी में डुबोएंगे तो पानी हर तरफ से उस पर फोर्स लगा के प्रेशर लगा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, पचक जाएगा, है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो इस केस में जो प्रेशर, जो स्ट्रेस आती है वो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आती है ना। तो उसको क्या लिखेंगे यहां पर, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स tries to change द वॉल्यूम, जब वॉल्यूम चेंज हो रहा हो तो क्या होती है, देन द स्ट्रेस जनरेट्स इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना, मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है, सीधा सीधा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस आएगी, सीधा सीधा। नेक्स्ट है शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल। देखो अभी क्या हो रहा है यहां पर, यदि हम शेप चेंज कराएं, शियर फोर्स लगाएं, टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स लगाएं, मान लेते हैं हमारे पास एक ब्लॉक है इस तरह से, हमने नीचे से उसको फिक्स कर दिया और उसमें टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन लग रहा है ना फोर्स, तो टेंजेंशियल डायरेक्शन फोर्स लगता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस आती है, शियर स्ट्रेस आती है ना, नाम याद रखेंगे। तो ये फोर्स क्या करेगा, इसको इस तरह से डिफॉर्म कर देगा, ये है ना, इस तरह से डिफॉर्मेशन हो जाएगा ना इसमें, समझ पा रहे हैं ना, इसका शेप बदल जाएगा, तो यहां से कुछ एंगल बन जाता है फाई, ठीक है, इसको शियर एंगल बोलते हैं ना। तो यहां पर क्या लिखेंगे, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स ट्राइज टू चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, जब बॉडी का शेप चेंज करेगा एक्सटर्नल फोर्स, तो उस केस में जो स्ट्रेस जनरेट होगी वो होगी शियर स्ट्रेस। ओके ठीक है, इतना ही है। अब हम आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है स्ट्रेन, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। स्ट्रेस थी क्या, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया या इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, जब रेजिस्ट करेगा फोर्स तभी स्ट्रेस यहां पर जनरेट होगी। अब आती है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, ये रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्ट्रेन। देखो हमने फोर्स लगाया तो क्या हो, मैंने पेन पर फोर्स लगाया तो पेन की लेंथ बदल गई, कुछ इंक्रीज हुई तो चेंज हुई, तो चेंज इन लेंथ का ओरिजिनल लेंथ से जब रेशियो लेंगे तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन, है ना। स्ट्रेन को जनरली डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेल्टा क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन। अब ये डायमेंशन लेंथ भी हो सकती है, रेडियस भी हो सकती है, डायमीटर भी हो सकता है, बहुत तरीके से। चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल डायमेंशन ये होता है ना। यदि लेंथ चेंज हो रही तो डेल्टा एल बाय ओरिजिनल लेंथ, ये कर सकते हैं। अब जैसे स्ट्रेस 3 तरह की होती हैं, अब 3 तरह की स्ट्रेस से 3 तरह की स्ट्रेन भी बनती हैं। तो पहली स्ट्रेस कौन सी थी अपनी, टेंसाइल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस थी। इसी तरह से उसी से जो स्ट्रेस जनरेट होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है क्या, चेंज इन लेंथ, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, मतलब कि डेल्टा एल बाय एल, है ना, एल नॉट भी बोल सकते हैं इसको, इनिशियल ओरिजिनल। अच्छा यहां पर जो स्ट्रेन है वो एक यूनिटलेस टर्म है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है और नीचे भी लेंथ है, तो यूनिटलेस भी होगी और डायमेंशनलेस टर्म भी होगी। चलो बात कर लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल वही आएगी डेल्टा चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक को स्ट्रेन को हम बल्क स्ट्रेन ही बोलते हैं, ये नाम जरूर याद रखना, बल्क। बल्क में काम हो रहा है मतलब कि वॉल्यूम में काम हो रहा है। बल्क का सीधा सीधा सिनोनिम देखेंगे तो वो वॉल्यूम से रिलेटेड रहता है ना, तो बल्क और वॉल्यूम लगभग सेम चीज है।
तो बल्क स्ट्रेन बोलो, वॉल्यूम स्ट्रेन बोलो, क्या होगी ये बताओ। बात वही है, जब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ रही मतलब कि वॉल्यूम बदल रहा है, और वॉल्यूम बदल रहा है मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, है ना। यहां पर लिख भी देता हूं, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम। अब देखो चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, बस चेंज होना चाहिए जो भी हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है शेयर स्ट्रेन। अच्छा, शेयर स्ट्रेन में तो चेंज कुछ हो ही नहीं रहा है, कि शेप चेंज हो रहा है, बताओ। शेयर स्ट्रेन हमने क्या देखा था कि शेप चेंज हो रहा था, टेंजेंशियल फोर्स लगा रहे थे और ये इसमें कुछ इस तरह का डिफॉर्मेशन आ रहा था ना ऑब्जेक्ट में, ये एंगल फाई बन रहा था, ठीक है। तो यहां पर शेयर स्ट्रेन जो होती है वो tan फाई के बराबर होती है ना। फॉर स्मॉल एंगल्स, फॉर स्मॉल एंगल tan थीटा की वैल्यू, tan फाई की वैल्यू लगभग फाई के बराबर हो जाएगी। तो फाई को ही यहां पर क्या कहा जाता है, शेयर स्ट्रेन या फिर शेयर स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन एंगल, है ना। अब फाई की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये मान लेते हैं इसमें जो डिफॉर्मेशन हुआ डेल्टा एक्स हुआ है यहाँ पर ऊपर की लेयर, और ये डिस्टेंस थी एक्स। तो यहां से क्या आ जाएगा फाई की वैल्यू बताओ, फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगा, हाइट अपॉन बेस डेल्टा एक्स बाय एक्स। एक्चुअली है ये tan फाई, लेकिन छोटे एंगल के लिए फाई और tan फाई लगभग बराबर होते हैं। तो ये स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट। अब हम अगली चीज पर डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना। सीधा से याद रखना है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होती है, स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल डायमेंशन होती है, तीन तरह की स्ट्रेस होती है, तीन तरह की स्ट्रेन होती है, बिल्कुल बेसिक चीज है। सवाल देखेंगे, ए एंड बी आर टू वाइड सच दैट रेडियस ऑफ ए इज थ्राइस दैट ऑफ बी। रेडियस ऑफ ए जो है वो 3 टाइम्स है रेडियस ऑफ बी के। इफ दे आर स्ट्रेच विद द सेम अमाउंट ऑफ लोड लग रहा है, मतलब कि ए पर जो फोर्स लग रहा है वही फोर्स बी के बराबर है। स्ट्रेस ऑन बी, स्ट्रेस बताना है, तो स्ट्रेस जो होती है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है, मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा पाई आर स्क्वायर। फोर्स सेम लग रहा है तो क्या होगा, स्ट्रेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी रेडियस के स्क्वायर के। तो स्ट्रेस इन बी डिवाइड बाय स्ट्रेस इन ए कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ बी रेडियस ऑफ ए डिवाइड बाय रेडियस ऑफ बी का होल स्क्वायर। आर ए अपॉन आर बी की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो स्ट्रेस जो आएगी बी में वो कितना आएगी, 9 टाइम्स स्ट्रेस इन ए। एज सिंपल एज दैट, है ना। सिंपलेस्ट सवाल आते हैं और बहुत आसानी से हो जाते हैं। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना, कठिन है ही नहीं चीजें। चलो नेक्स्ट है अपना टर्म हुक्स लॉ। हुक्स एक्चुअली एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने लॉ दे दिया था तो हुक्स लॉ बोल देते हैं ना। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना। अब विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होती है, एक्चुअली क्या होता है, हमने क्या किया, एक साइंटिस्ट थे, अलग अलग तरह के साइंटिस्ट, उन्होंने क्या कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए, उन्होंने कुछ मटेरियल लिए, अलग अलग मटेरियल लिए, है ना। उन्होंने एक मटेरियल लिया, एक माइल्ड स्टील का मटेरियल लिया, ये रॉड मान लेते हैं हमने, मेरे पास जो पेन है वो माइल्ड स्टील का है। माइल्ड स्टील मतलब कि एक तरह का लोहा होता है जो जनरल हमारे घरों में आसपास जितनी भी चीजें लोहे की देखते हो, लोहे का दरवाजा लगा है, लोहे की खिड़की लगी है ना। तो जनरल पर्पस में 99% जो यूज होता है लोहा वो माइल्ड स्टील ही होती है, ठीक है। माइल्ड स्टील, है ना, यहां पर लिख भी देता हूं माइल्ड स्टील। अच्छा पहले मैं यहां पर दो प्रॉपर्टी और बता देता हूं आपको। दो तरह के मटेरियल होते हैं, डक्टाइल मटेरियल और ब्रिटल मटेरियल, जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। डक्टाइल मटेरियल क्या होते हैं, है ना, मटेरियल के बहुत बहुत तरह के मटेरियल होते हैं, मतलब कि अलग अलग वैरायटी में मटेरियल को फिक्स किया गया है। अब बहुत तरह की वैरायटी होती है, लेकिन आपको दो मेन वैरायटी याद रखनी है, एक डक्टाइल होता है, एक ब्रिटल। डक्टाइल मटेरियल वो होते हैं जिनमें जिनमें बहुत बढ़िया डिफॉर्मेशन किया जा सकता है ना। एक आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कठिन भाषा यहां पर नहीं लिख रहा हूं, है ना। यहां पर इसके डेफिनेशन रखेंगे, मटेरियल
that can have good amount of deformation without breaking। मतलब कि टूटने से पहले बढ़िया इसमें डिफॉर्मेशन किया जा सकता है। जैसे पेन है, इसको मैं खींच रहा हूं खींच रहा हूं खींच रहा हूं, तो काफी इसकी लंबाई बढ़ गई है, उसके बाद जाके ये टूटा, है ना। लेकिन एक मटेरियल ऐसा भी, मतलब एक नहीं बहुत सारे मटेरियल ऐसे भी होते हैं जिन पे आप फोर्स लगाओगे या तो वो डिफॉर्म नहीं हो, डिफॉर्म तो होंगे ही नहीं, फोर्स बढ़ाते जाओगे फटाक से टूट जाएंगे, वहीं से टूट जाएंगे, लंबाई बढ़ेगी ही नहीं, है ना। अच्छा, पहले डक्टाइल मटेरियल एग्जांपल माइल्ड स्टील, है ना, जनरल पर्पस जो स्टील होती है। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम भी बढ़िया है, माइल्ड माइल्ड होता है मटेरियल, है ना, जिनको बढ़िया खींचा जा सके, है ना, जिनमें डक्टिलिटी अच्छी हो, ये बढ़िया डक्टिलिटी है ना, नाम से समझ में आ रहा है। दूसरे टाइप के मटेरियल होते हैं ब्रिटल मटेरियल। ये नाम से क्लियर कर लेना आप, है ना। देखो, आपको बस ध्यान देना है, जो माइल्ड स्टील होती है या फिर माइल्ड स्टील, आप एल्यूमिनियम देखो, एल्यूमिनियम को बढ़िया खींच के बायर्स बनाए जा सकते हैं एल्यूमिनियम के। कॉपर भी है जिसके बायर्स बनाए जा सके, है ना, कॉपर के बायर भी बनते हैं, कॉपर का एक ब्लॉक लेते हैं, उसको खींचते चलते हैं तो बायर बन जाता है। लेकिन सोचिए आप, क्या आप यहां पर ग्लास रॉड को खींच सकते हो बिना गर्म किए रूम टेम्परेचर पर? खींच सकते हो क्या? जहां से खींचोगे वहीं से टूट जाएगी। क्या आप ईंट को खींच सकते, ब्रिक होती है, ब्रिक को खींच सकते हो, जहां से पकड़ोगे या तो वो टूटेगी नहीं, लेकिन फोर्स बढ़ाते जाओगे एक टाइम बाद टूट जाएगी, मतलब कि उसमें डिफॉर्मेशन होगा ही नहीं, वो या तो नहीं टूटेगी या टूटेगी, डिफॉर्मेशन नहीं होगा, है ना। तो ऐसे मटेरियल जिनमें डिफॉर्मेशन ना के बराबर आए, है ना, मटेरियल मटेरियल दैट हैव या फिर दैट वेरी लेस डिफॉर्मेशन और नो डिफॉर्मेशन। मतलब उनमें मतलब डिफॉर्म कर ही नहीं सकते हो, या फिर बहुत ही कम डिफॉर्मेशन आता है बिफोर ब्रेकिंग। देखो, इसकी डेफिनेशन अलग अलग बहुत फैंसी वर्ड्स में आपको मिल जाएगी किताब, बहुत फैंसी फैंसी वर्ड्स हैं, लेकिन हम उन फैंसी वर्ड्स का क्या करें जब हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो इजी वर्ड्स में समझो। एग्जाम्पल के लिए आप लिखोगे ग्लास, ब्रिक, और जो भी आप बहुत सारे इसके नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप उनको लिख लो, ठीक है। तो ये होते हैं, जैसे लकड़ी है, लकड़ी को भी आप नहीं खींच सकते हो बहुत ज्यादा, है ना, ऐसे तोड़ोगे वो टूट जाएगी। लेकिन अब एल्युमिनियम की रॉड ले लो, उसको बेंड करोगे वो बेंड हो जाएगी, डिफॉर्मेशन पॉसिबल। अब क्या किया, जब हमने क्या किया, जब ये डक्टाइल मटेरियल लिया एक माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील पर हमने क्या लगाया, एक फोर्स लगाया, एक हमने माइल्ड स्टील का एक स्पेसिमेन लिया, है ना। स्पेसिमेन मतलब कि एक सैंपल, एक सैंपल ली, माइल्ड स्टील रॉड ली, ये माइल्ड स्टील है ना, एक साइंटिस्ट ने, और उस पर फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाएंगे तो क्या होगी, स्ट्रेस जनरेट होगी, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन भी आएगी, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन भी आएगी। तो उस साइंटिस्ट ने उस रॉड में जनरेट हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन का एक कर्व बनाया कि वो कर्व किस तरह से जा रहा है। तो उस कर्व में एक पर्टिकुलर लिमिट तक स्ट्रेस और स्ट्रेन साथ में बढ़ते हैं, जितना स्ट्रेस बढ़ रहा है उतना ही स्ट्रेन बढ़ रहा है, मतलब कि दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट कहा जाता है। तो वही हुक्स लॉ क्या कहते हैं, हुक्स लॉ कहते हैं। तो हुक्स लॉ को मैं यहां पर लिख रहा हूं, विद इन इलास्टिक लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन।
ना, उस लिमिट के भीतर ही, लिमिट निकली फिर नहीं होगा ये काम, मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, और स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के जो रेशियो होता है उसको एक कांस्टेंट का नाम दिया जाता है जिसको हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं या फिर यंग्स मॉडुलस कहते हैं ना, बाय। इसको हम आगे चल के पढ़ेंगे यंग्स मॉडुलस क्या होता है, अभी इतना याद रखो है ना, बाय यहां पर जो है वो है यंग्स मॉडुलस है। इसको हम थोड़ी देर से पढ़ेंगे ना, अभी इतना ध्यान रखो, ठीक है। ये हो गया हुक्स लॉ। अब हुक्स लॉ से हम किसी भी मटेरियल के स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन का पता लगा सकते हैं। इसके बाद आता है अपना क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ये होता है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है जो मैं भी बता रहा था, किसका, माइल्ड स्टील का या फिर डक्टाइल, अच्छा डक्टाइल मटेरियल है उसका। इसमें क्या होता है कि ओ से यहां से स्टार्ट करेंगे, लोड बढ़ाएंगे, फोर्स बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेस बढ़ेगी, स्ट्रेन बढ़ेगी। पॉइंट ए देख रहे हैं आप, पॉइंट ए तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन चल रहा है, मतलब कि पॉइंट ए तक स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए जो है वो इलास्टिक लिमिट है। इसके बारे में मैंने यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको ध्यान देना है। एक है प्रोपोर्शनल लिमिट या फिर इसको इलास्टिक लिमिट भी बोलते हैं ना, अप टू विच द पॉइंट ए स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बी पॉइंट जो है इलास्टिक लिमिट। अब मैंने क्या कहा था, देखो ए और बी जो पॉइंट है वो बहुत ही पास पास होते हैं, ए यहां पर प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। दोनों बहुत बहुत ही पास होते हैं तो इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट को लगभग एक ही मान लिया जाता है, थोड़ा सा माइल्ड सा डिफरेंस आता है, वो इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं हम लोग, आपको इतना जरूरत नहीं याद रखती, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आती है फिर इलास्टिक लिमिट आती है। इलास्टिक लिमिट का मतलब क्या होता है, मटेरियल अपनी इलास्टिसिटी लूज कर देगा, इसके बाद उसके बी पॉइंट के बाद आपने फोर्स बढ़ाया तो मटेरियल अपनी ओरिजिनल शेप और साइज में वापस लौट के नहीं आ पाएगा इलास्टिक लिमिट क्रॉस करने के बाद, ठीक है। यही होता है इसका मतलब, इन रीजन ए बी द वायर डज नॉट ओबे हुक्स लॉ बट इट रिगेन्स द ओरिजिनल लेंथ आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स, मतलब कि यहां पर बी से पहले आपने फोर्स को छोड़ दिया तो मटेरियल वापस आ जाएगा अपनी शेप में, लेकिन आप बी के बाद भी लोड को आगे बढ़ाते गए तो क्या होगा, मटेरियल वापस नहीं आ पाएगा, वो चला ही जाएगा, है ना, मतलब कि जो डिफॉर्मेशन है वो हो जाएगा। सी पॉइंट जो होता है वो होती है प्लास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट। इसका मतलब क्या होता है, द पॉइंट वेयर इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी बिगिन, इलास्टिसिटी खत्म पूरी तरीके से, प्लास्टिसिटी चालू हो जाएगी, मतलब कि सी पॉइंट के बाद आप लोड लगाओगे तो क्या होगा, वो परमानेंट डिफॉर्म हो जाएगा, वो लौट के नहीं आ पाएगा अपने ओरिजिनल शेप में, ठीक है। इसको यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं या फिर प्लास्टिक लिमिट भी बोलते हैं, थ्योरेटिकल पॉइंट और बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें है ना। नेक्स्ट है डी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट फॉर वेरी स्मॉल वैल्यू ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन इंक्रीज बाय लार्ज अमाउंट। डी पॉइंट दिख रहा होगा आपको, डी पॉइंट हाईएस्ट वैल्यू है किसकी, स्ट्रेस की, मतलब कि इससे ज्यादा वो बर्दाश्त नहीं कर सकता मटेरियल, है ना, स्ट्रेस की इंतहा हो गई स्ट्रेस की इंतहा हो गई, है ना, इससे ज्यादा वो मटेरियल बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसको बोलते हैं हायर स्ट्रेस पॉइंट या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, है ना, अल्टीमेट स्ट्रेस। यहां पर भी मैं मेंशन कर देता हूं, डी है अल्टीमेट, इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाएगा वो मटेरियल, ठीक है। फिर क्या करेंगे आप, इस डी पॉइंट के बाद भी आपने फोर्स बढ़ाया तो स्ट्रेस नहीं बढ़ेगी उसमें, डी पॉइंट से जैसे ही आपने आगे किया स्ट्रेन बहुत तेजी से बढ़ेगी, देखो स्ट्रेन बढ़ गई ना, डी से ये स्ट्रेन यहां पर पहुंचे, स्ट्रेस तो नहीं बढ़ेगी, स्ट्रेन बढ़ जाएगी, और ई पॉइंट पे आके मटेरियल फिजिकली ब्रेक हो जाएगा, तो ई पॉइंट को क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पर मटेरियल फिजिकली ब्रेक हो जाता है, फिजिकली ब्रेक हो जाता है, ओके। अब ये इतनी सारी प्रोसेस किस में हो रही, माइल्ड स्टील डक्टाइल मटेरियल में, लेकिन इसी की जगह आप एक ब्रिटल मटेरियल लगा दो, आप ग्लास की रॉड ले लो तो वो यहीं आके टूट जाएगी, है ना। यहां पर मैं यदि ग्राफ बनाऊं ब्रिटल का, वो इतना इतना ही बर्दाश्त कर पाएगा, इसके आगे बढ़ाओगे आप टूट जाएगा ना, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, वो इसके आगे ब्रेक हो जाएगा, और ये क्या है, ब्रिटल मटेरियल,
समझे बात? ब्रिटल इतना झमेला बर्दाश्त नहीं करता है ना, वो टूट ही जाएगा तुरंत। ठीक है, तो ये यहाँ पर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है। ओके, ओपी क्या है? ओपी के बारे में हम जानते हैं, ये ओपी मतलब कि यह परमानेंट सेट पॉइंट, मतलब कि यहाँ के बाद आप लोड बढ़ाओगे तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब कि वो अपने इलास्टिसिटी को रिगेन नहीं कर पाएगा, बस वही चीज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी, पहला है यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी वाई, बता चुका हूं क्या होता है यंग्स मॉडुलस। इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को यंग्स मॉडुलस कहते हैं, वाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, विच इज स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। सीधा सीधा फॉर्मूला है, और इसकी जो यूनिट आती है, अच्छा ये प्रॉपर्टी है, यंग्स मॉडुलस जो है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, है ना। तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी, ये केवल मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। माइल्ड स्टील के लिए इसकी वैल्यू फिक्स है, एल्यूमिनियम के लिए फिक्स है, ब्रास के लिए फिक्स है, हर एक मटेरियल के इसके लिए वैल्यू फिक्स है ना, वो एक्सपेरिमेंट से आई है, तो ये एक प्रॉपर्टी है ना। यूनिट क्या होगी? जो स्ट्रेस की यूनिट होगी, क्योंकि स्ट्रेंथ तो डायमेंशनलेस है, यूनिट जो होगी वो स्ट्रेस के बराबर ही होगी, विच इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ठीक है, ये यूनिट होगी, और डायमेंशनल फॉर्मूला भी स्ट्रेस की तरह ही होगा, है ना, लिख लेना। दूसरा है, अच्छा चेंज, अच्छा अगला जो पॉइंट है वो चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, है ना। देखो यहां पर अपने पास क्या आ गया? यंग्स मॉडुलस आ गया। यंग्स मॉडुलस से हम एक चीज निकाल सकते हैं यहां पर। देखो यदि मैं इस यहां पर एक पेज एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा मुझे, एक सेकंड रुकना, कहां गया? हाँ, ये अपना यंग्स मॉडुलस है। अब हम बाय को जानते हैं, बाय क्या है? स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन, है ना। यहां से बहुत प्यारा रिलेशन बन गया। स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो बाय बराबर कितना आ जाएगा? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आ गया। एक्चुअली यंग्स मॉडुलस बदलता तो है नहीं, रिलेशन है ये, है ना। यहाँ पर जो हम चीज यहां से निकाल सकते हैं वो निकाल सकते हैं, चेंज इन डेल्टा एल बराबर एफ एल अपॉन ए बाय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और ये फॉर्मूला कहां काम आएगा? आपके पास एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं एफ, तो इसमें चेंज कितना होगा इसकी लेंथ में? यदि आपने इसमें फोर्स एफ लगाया तो इसकी लंबाई में कितना चेंज आएगा? तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या है? चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप लगाने की वजह से कितना चेंज इन लेंथ आ रहा है, ये यहां से निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं चेंज इन लेंथ ऑफ वायर ड्यू टू इट्स ओन वेट, इसके खुद के वेट की वजह से। तो यहां पर मैं दो केस बना रहा हूं, यहां पर दो केस बना रहा हूं, है ना। मैंने यहां पर क्या लिया? एक रॉड ली, एक मासलेस रॉड है, उसका कुछ मास नहीं, उस पर फोर्स लगाया मैंने एफ बराबर एम जी। ठीक है, मासलेस, फोर्स लगाया एम जी, तो इसमें डेल्टा एल कितना आएगा? एफ एल अपॉन ए बाय। लेकिन वहीं यदि मैं दूसरी रॉड ले लूं, ये मासलेस रॉड नहीं, इसका मास है एम, मास ऑफ रॉड जो है एम है। ठीक है, और सारी चीजें वही आइडेंटिकल हैं, इसकी भी लेंथ एल है, उसकी भी लेंथ एल है, सेम मटेरियल की सारी चीजें सेम है। लेकिन इसमें मैं एंड पे फोर्स नहीं लगा रहा हूं, इसके सेंटर ऑफ मास से इसका वेट एक्ट करेगा एम जी, एक्ट करेगा सेंटर ऑफ मास से। तो इस केस में जो जो डेल्टा एल आएगा, यदि मैं मानू एफ बराबर एम जी, यहां पर एफ की जगह एम जी रखूं तो कितना आ जाएगा? एम जी एल अपॉन ए बाय। लेकिन यहां पर जो लगेगा, यहां पर जो चेंज इन लेंथ आएगा इसकी ओन वेट की वजह से, वो आएगा एम जी एल अपॉन 2 बाय, है ना। क्योंकि यहां पर लेंथ जो हम सेंटर ऑफ मास से ही लेंगे, कंसीडर करेंगे,
वेट इफेक्टिव वेट यहाँ पर इफेक्टिव फोर्स सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, इसीलिए L/2 हो जाएगा। तो सेल्फ वेट की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है, जो चेंज इन लेंथ आता है, वो आधा आता है इन केस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसमें mgl/a आ रहा है, इसमें mgl/2a आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझ लेना। चलो अगला है बल्क मॉडुलस। जब हम लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आती है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आती है और यंग्स मॉडुलस आता है। बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क का सीधा सीधा मतलब होता है वॉल्यूम से, हमने बताया था। बल्क मॉडुलस के तो क्या होता है, इट इज द किसका रेशियो होगा, रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। मतलब कि इसको K को मैं लिख रहा हूं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब कि फोर्स अपॉन एरिया। अब वॉल्यूम में लग रहा है तो पूरा सरफेस एरिया लेंगे, मतलब कि प्रेशर। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस प्रेशर ही होती है एक्चुअली, है ना, प्रेशर को ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस कहा जाता है। ठीक है, मतलब लिखेंगे यहां पर P डिवाइड बाय डेल्टा V बाय V। और ये नेगेटिव आता है, क्यों, क्योंकि ये अपोज कर रहा है, यहां पर वॉल्यूम घट रहा है। क्या कर रहा हूं मैं, हाँ। तो ये होता है बल्क मॉडुलस। आपको ये फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी यूनिट भी प्रेशर की यूनिट के बराबर है, क्योंकि डेल्टा वी वाई भी तो यूनिट लेस है। तो जितने भी मॉडुलस हैं उनकी यूनिट एक्चुअल में स्ट्रेस के बराबर ही आती है। ओके, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ इनिशियल वॉल्यूम भी था, इस पर हम प्रेशर लगा रहे हैं पी, पी प्रेशर इस पर एक्ट कर रहा है, तो इसका वॉल्यूम घट गया, कितने से घट गया, डेल्टा भी से घट गया। ठीक है, तो इतना यहाँ पर बल्क मॉडुलस आएगा। ठीक है, इसके बाद आती है कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, सीधा सीधा इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस के रेसिप्रोकल को ही हम कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। कंप्रेसिबिलिटी मतलब कि कंप्रेस होने की एबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी, है ना। तो बल्क मॉडुलस कितना है अपने पास, यदि यहां पर मैं देखूं K, तो जो कंप्रेसिबिलिटी होगी उसको C से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो C कितना आ जाएगा, 1/, बल्क मॉडुलस को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, K से, तो 1/K हो जाएगा ये ना। कंप्रेसिबिलिटी होती है 1/K विच इज बल्क मॉडुलस, जस्ट उल्टा होती है। अब यदि मैं रिजिड बॉडी की बात करूं, फोर रिजिड बॉडी मतलब कि डिफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, डिफॉर्मेशन नहीं हो तो डेल्टा भी कितना होगा, 0। तो K कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट रिजिड बॉडीज के लिए। ऐसे ही रिजिड बॉडी की यदि बात करूं, फोर रिजिड बॉडी K कितना होता है, इनफाइनाइट होता है, तो C कितना हो जाएगा, 0। सीधा सीधा रिजिड बॉडी कंप्रेस ही नहीं होगी तो कंप्रेस होने की एबिलिटी 0 हो जाएगी। नाम से क्लियर हो ना, बहुत नई चीजें नहीं है, सारी चीजें पुरानी है ना, बहुत आसान सी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कब आएगा, ये आएगा जब फोर्स लग रहा हो शेयरिंग नेचर का। हमने यहाँ पर शेयर फोर्स F लगाया, जिसकी वजह से क्या हो गया, इसमें डिफॉर्मेशन आ गया और शेयर एंगल बना कितना, फाई। ठीक है, तो फाई शेयर स्ट्रेंथ थी, फाई यहाँ पर क्या थी, शेयर स्ट्रेंथ थी। इसकी वजह से जो फोर्स आता है, जो स्ट्रेस जब डेवलप होती है, वो शेयर स्ट्रेस होती है। अब मॉडुलस है तो मॉडुलस का सीधा सीधा होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस यहाँ पर क्या आएगी, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है और सरफेस एरिया, और स्ट्रेन आ रही है अपने पास फाई। तो आपको बस इतना फॉर्मूला याद रखना है। अब क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग हम काम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, लेकिन अरे यार पेन गिर गया, पेन फिसल जाता है हाथ से। चलो, तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, फाई के पर हम जानते हैं, ये इसको यदि आप एक्स ले रहे हो, ये वाली लेंथ को एक्स ले रहे हो और ये डेल्टा एक्सिस में डिफॉर्मेशन हो गया है, तो फाई कितना आ जाएगा यहाँ पर, फॉर स्मॉल चेंज डेल्टा एक्स वाई एक्स लिख सकते हैं, सीधा सीधा, है ना, बहुत ज्यादा चेंज तो होता नहीं है मेटल में। पॉइजन रेशियो है ना, पॉइजन रेशियो
क्या होता है? बड़ा खतरनाक रेशियो, बहुत खतरनाक मीन्स ये होता है लेटरल स्ट्रेन, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या है इसका मतलब? हमने एक रॉड ली है ना, फोर्स लगाया है, तो क्या होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी डेल्टा एल से। लेंथ तो इंक्रीज होगी लेकिन इसका डायमीटर भी तो डिक्रीज होगा ना, रेडियस भी तो डिक्रीज होगी, उसी के साथ ही चलना है ना ये काम। बताओ, केवल लेंथ बढ़ती जाएगी क्या? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? डायमीटर ना घटे? डायमीटर वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा ना। तो जैसे आप खींचोगे रॉड पतली भी तो होगी, उसका रेडियस घटेगी, डायमीटर घटेगी, एरिया ऑफ क्रॉस घटेगा। तो ये जब फोर्स की डायरेक्शन जो चेंज आता है उसको लॉन्गिट्यूडनल के चेंज कहते हैं, और फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज आता है इसको लैटरल चेंज बोलते हैं, लैटरल चेंज। ठीक है, और इधर जो आएगा वो आएगा लॉन्गिट्यूडनल, ये लॉन्गिट्यूडनल चेंज है ना। तो यहीं से आता है, यदि मैं यदि इस तरफ फोर्स लगा रहा हूं तो लैटरल स्ट्रेन क्या आएगी? चेंज इन रेडियस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेडियस, और लॉन्गिट्यूडनल चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। ये यहां पर इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको इसका कुछ फॉर्मूला याद नहीं रखना है ना, इससे ज्यादा याद नहीं रखेगा। वो तो क्वेश्चन पे डेटा पर डिपेंड होगा कि रेडियस कितनी बदल रही है, लेंथ कितनी बदल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम उसका रेशियो लेके आंसर निकाल सकते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो एक रेंज में फिक्स रहती है, 0 और 0.5 के बीच में रहती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये आपको याद रखना, ये इसकी प्रैक्टिकल वैल्यू है। थ्योरेटिकल वैल्यू -1 भी जाती है, लेकिन वो थ्योरेटिकल आपको प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, याद रखो 0 से 0.5 के बीच में रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना अगला पॉइंट है रिलेशन बिटवीन डिफरेंट इलास्टिक मॉडुलस। अलग अलग तरह के इलास्टिक मॉडुलस में क्या क्या रिलेशन होता है। जैसे ईटा अपना क्या है? ईटा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है। y को मान लेते हैं, y एक्चुअली है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस है। ठीक है, और क्या था अपने पास? k था वल्क मॉडुलस, और सिग्मा था क्या? पॉइजन्स रेशियो। सिग्मा पॉइजन रेशियो। तो इन चारों में एक रिलेशन होता है। सबसे पहले तो y ईटा और सिग्मा में रिलेशन लिखो, तो y बराबर होता है 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा। एक तो ये रिलेशन याद रखना है, यंग्स मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइजन रेशियो में। ओके, और y बराबर होता है 3k इंटू 1 माइनस 2 सिग्मा। ठीक है, अच्छा पॉइजन रेशियो को सिग्मा ही लिखा है ना? हाँ, सिग्मा ही लिखा है, कहीं कहीं म्यू भी लिख देते हैं लेकिन सिग्मा चाहिए, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है इनमें, मॉडुलस में, इतना आपको ध्यान रखना है। अब कुछ हम सवाल कर लेते हैं, थ्योरी बहुत ज्यादा पढ़ ली हमने, सवाल करते हैं ना, ढेर सारे सवाल करने हैं। क्या है सवाल? A wire of length L, area of cross section A is hanging from fixed support. Fixed support से हैंग कर रहा है एक वायर, चलो ये हैंग करवा दिया हमने, है ना। The length of the wire changes to L1 when mass M suspended from its free end. इसके फ्री एंड से हमने क्या M मास लटका दिया। क्या लिखा है यहां पर? सवाल की लैंग्वेज पढ़ना। द लेंथ ऑफ द वायर चेंजेस टू L1, मतलब कि L थी, L से कितना हो गई? L1, तो चेंज कितना आया बताओ? फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, हमको बताना एक्सप्रेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस कितना होता है? एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल, यही होता है ना। तो फोर्स कितना लगा रहे हैं हम? एम। एल यहां पर क्या है? इनिशियल लेंथ विच वाज एल। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की जगह ए ही रखेंगे क्योंकि ए ही दिया है, और चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है? L1 माइनस एल। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लो, एम एल डिवाइड बाय ए, L1 माइनस एल। ऑप्शन 3 यहां पर करेक्ट चॉइस है। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की। अच्छा यहां पर मार्क तो कर दो इसको। नेक्स्ट सवाल है, टू वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल एंड हैव सेम वॉल्यूम। मटेरियल भी सेम है, वॉल्यूम भी सेम है। मटेरियल सेम हो गया तो यंग्स मॉडुलस सेम हो गया, वॉल्यूम सेम हो गया तो एरिया इनटू लेंथ। चलो वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही सेम रहेगा, एरिया अलग होगा।
द फर्स्ट वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज क्रॉस सेक्शन एरिया 3a। A1 है A, A2 है कितना 3a। If the length of the first wire is increased by delta L on applying force F, how much force is needed to stretch the second wire by the same amount? सेम अमाउंट मतलब कि डेल्टा एल इसमें भी चेंज हो रहा है और डेल्टा एल इसमें भी चेंज कराना है। इसमें फोर्स F लग रहा है F1, तो इसमें फोर्स F2 बताओ कितना लगेगा। समझे बात, दोनों में सेम अमाउंट से इसमें डेल्टा एल चेंज हो रहा है, इतना ही अपने को दूसरे में चेंज कराना है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। देखो डेल्टा एल का फॉर्मूला होता है FL अपॉन A बाय, सेम यंग्स मॉडुलस है दोनों का, सेम चेंज इन लेंथ आ रही है और हमको क्या पता है वॉल्यूम सेम है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अपने को दिया है। लेंथ की जगह हम क्या ले सकते हैं बताओ, हम लेंथ की जगह लिख सकते हैं, यहां से देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा ना, FL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A के, होगा कि नहीं, बाकी सारी चीज एक उधर भेज दो मैंने। तो लेंथ अपने को नहीं दी, लेंथ की जगह वॉल्यूम यूज करेंगे, लेंथ की जगह क्या ले सकते हैं वॉल्यूम डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स, अब वॉल्यूम तो कांस्टेंट हो गया, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया स्क्वायर, एरिया को मैंने उधर भेज दिया। देखो लेंथ नहीं पता है इसलिए वॉल्यूम के टर्म्स में चेंज करेंगे क्योंकि वॉल्यूम के बारे में हमको पता है। तो एरिया 3 गुना है तो फोर्स कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा, है ना, सीधा सीधा आंसर ऑप्शन फर्स्ट। एरिया हो गया 3a तो फोर्स हो जाएगा कितना 9F, है ना, 9 गुना हो जाएगा ना क्योंकि स्क्वायर है फोर्स का, सीधा सीधा क्वेश्चन। अगला सवाल, यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। स्टील का जो है वो 2 गुना है ब्रास के, यंग्स मॉडुलस, ठीक है। 2 वायर्स ऑफ द सेम लेंथ, लेंथ सेम है L स्टील बराबर L लेंथ ऑफ ब्रास, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टील का है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास के, ठीक है। वन ऑफ स्टील अनदर ऑफ ब्रास सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूप, सेम रूप से लटके हैं। इफ बी बाइंड द लोअर एंड्स ऑफ द वायर टू बी एट द सेम लेवल, हम क्या चाहते हैं कि दोनों के जो लोअर एंड है वो सेम लेवल में रहे, एक ब्रास है एक स्टील है, ठीक है। देन द वेट्स नीडेड, वेट्स एडेड टू द स्टील एंड ब्रास वायर्स मस्ट बी इन द रेशियो। इनमें हम जो फोर्स लगा रहे हैं नीचे F1, इसमें F2, हम क्या चाहते हैं इनके जो लोअर एंड्स हैं वो सेम लेवल पर रहे, मतलब कि इनमें जो चेंज इन लेंथ आ रहा है वो सेम रहे। फोर्स का रेशियो बताओ, डेल्टा एल सेम है और डेल्टा एल का फॉर्मूला हमको हम जानते हैं क्या होता है FL अपॉन A बाय होता है। डेल्टा एल दोनों में सेम है, दोनों की लेंथ भी सेम है, देखो एरिया भी दोनों की सेम है, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया यंग्स मॉडुलस के। तो यंग्स मॉडुलस डबल है तो फोर्स का रेशियो भी कितना आएगा 1:2, यहाँ पर आएगा ना, फोर्स ऑफ स्टील डिवाइड बाय फोर्स ऑफ ब्रास, बाय ऑफ स्टील डिवाइड बाय बाय ऑफ ब्रास। स्टील का कितना है 2 टाइम्स ब्रास के है, तो कितना आ जाएगा 2:1, सीधा सीधा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, है ना। रेशियो को ध्यान रखना, किसका रेशियो किसके साथ पूछा गया है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल है, बल्क मॉडुलस ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट इज B। बल्क मॉडुलस B है, कभी कभी बल्क मॉडुलस को B से रिप्रेजेंट किया जाता है, हमने K लिखा था तो K और B सेम रिप्रेजेंट करते हैं, सेम जो। if it is subjected to volume uniform pressure P, the fractional decrease in the radius। रेडियस में कितना फ्रैक्शनल चेंज होगा, देखो प्रेशर यदि लगाएंगे तो वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा तो क्या चेंज होगी, रेडियस चेंज होगी। हम जानते हैं बल्क मॉडुलस कितना होता है, प्रेशर डिवाइड बाय चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम कितना आ रहा है P/B, है ना। और हम जानते हैं डेल्टा V/V कितना होता है 3 टाइम्स डेल्टा R/R, क्योंकि वॉल्यूम कितना होता है 4/3 πRQ, है ना। तो पावर आगे आ जाती है जब फ्रैक्शन निकालते हैं तो डेल्टा R/R कितना आ जाएगा 1/3 डेल्टा V/V, मतलब कि P/3B। ये आंसर आ गया अपने पास, बहुत आसान सवाल था, P/3B ऑप्शन 3 है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। चलो अगला सवाल है, द अप्रोक्सीमेट डेप्थ ऑफ ओशियन इज 2700 मीटर, 2700 मीटर की गहराई है ओशियन की। चलो कंप्रेसिबिलिटी पानी की दी है C की वैल्यू दी है जो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होती है, डेंसिटी भी दी है पानी की। फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड एट द बॉटम ऑफ द ओशियन,
फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर, पानी जो है वो कितना कंप्रेस होगा, पानी का यदि मैं यूनिट वॉल्यूम लूं 2700 मीटर की गहराई पे, तो कितना फ्रैक्शनल कंप्रेशन होगा। फ्रैक्शनल कंप्रेशन जो होता है डेल्टा V बाय बी, यही होता है, कितना होता है P डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस, क्योंकि बल्क मॉडुलस कितना होता है P अपॉन डेल्टा V बाय बी। प्रेशर कितना होगा 2700 मीटर गहराई पर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH, है ना, डिवाइड बाय बल्क मॉडुलस कितना होता है 1 बाय कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, होता है ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180 m 10 टू द पावर 5 पास्कल। डेंसिटी है रो की वैल्यू 10 टू द पावर 3, जी होता है 10 और एच की वैल्यू 2700, और इनटू कर देंगे सी से, सी ऊपर पहुंच जाएगा जिसकी वैल्यू दी है 45.4 इंटू 10 टू द पावर -11। इस तरह से सॉल्व आपको करना होगा। तो यहां से 10 की पावर 5 कॉमन आ रहा है, क्या बताओ 3 4 5, तो 10 टू द पावर 5 कॉमन आ जाएगा, अंदर कितना बच जाएगा 1 यहाँ पर बचेगा और यहाँ पर 270 बचेगा, 270 और 1 271, तो 270 ही लिख दो, है ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इंटू 45.4 इंटू 10 टू द पावर -11, अगेन -11 प्लस 5 करेंगे कितना बचेगा, माइनस का 6 बचेगा, 10 टू द पावर -6 इंटू 27 270 इंटू 45.4। ओके चलो, तो यहाँ पे और हम क्या कर सकते हैं बताओ, देखो यहाँ पर 2.7 कर लो, इसको 4 समझना बात को 45.4, अच्छा सही कर रहे हैं, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रही, रो GH की वैल्यू सही रखे, हाँ 10 टू द पावर -11 है, 2700 मीटर, जी की वैल्यू 10 रखी, 10 टू द पावर 3, यहाँ से 2 जीरो बाहर आएंगी, 270 बच जाएगी। ठीक है, सही कर रहे हैं, 2 जीरो 100 यहाँ से निकालो और 100 यहाँ से निकालो, सॉरी 100 यहाँ से निकलेगा, 10 यहाँ से निकलेगा, तो 10 टू द पावर 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 10 की पावर -3 बच जाएगा, इंटू हो जाएगा यहाँ पर कितना 2.7 और यहाँ पर 4.5 हो जाएगा ना, यहाँ पर 4.5 ये 2.7, अब 2.7 का 4.5 में मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 2.7 का 4.5, 27 का 4 मल्टीप्लाई कर दो आप, सीधा सीधा है 4.5 को केवल 4 ही रहने दो, कितना हो जाएगा 27 का 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 दूना होता है 54, 54 का डबल 108 होता है, 108 आ रहा है, मतलब कि 10.8 आ रहा है यदि 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन 0.5 भी है तो 10 पॉइंट कितना आ रहा था 10.8 से 27 का आधा और जोड़ दो, मतलब कि 2.7 का आधा, कितना होगा 2.7 का आधा 13 दूनी 26, 1.3 ऐड कर दो, मतलब लगभग 12 पॉइंट समथिंग आएगा आंसर, है ना, 12 इंटू 10 टू द पावर -3, इसको लिख सकते हैं 12 इंटू 10 टू पावर -3 को 1.2 इंटू 10 टू द पावर -2, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं अप्रोक्सीमेशन लेके, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा अप्रोक्सीमेशन हमें यहाँ पर लिया नहीं है, यहाँ पर जो दूसरे ऑप्शन है वो भी ज्यादा दूर नहीं है ना, 1.4 है 1 है, तो थोड़ा सा समझ के करना है ना अपने को आंसर। चलो आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। कॉपर ऑफ फिक्स वॉल्यूम V ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ लेंथ L, when this wire subjected to a constant force F, the extension produced in wire is delta L। ठीक है, फोर्स लगाया एक्सटेंशन आया, सीधी सीधी बात है। Which of the following ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कर्व कौन सा बनेगा, तो डेल्टा एल और एल का एक रिलेशन हमको चाहिए, क्या होता है डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल अपॉन ए वाई, ये होता है, लेकिन अपने को यहाँ पर एरिया नहीं दिया, अपने को दिया वॉल्यूम, फिक्स वॉल्यूम भी है, फिक्स वॉल्यूम भी है ना, एरिया बदलेगा वॉल्यूम फिक्स है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं एफ एल स्क्वायर अपॉन वी बाय लिख सकते हैं, तो डेल्टा एल विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, तो डेल्टा एल और एल स्क्वायर का ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, डेल्टा और एल एल का नहीं बनेगा, यदि मैं डेल्टा एल और एल का ग्राफ बनाऊं, ठीक है, तो वो सॉरी डेल्टा एल और एल स्क्वायर का बनाना पड़ेगा ना, तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, ये एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पावर 1 की नहीं है, तो डेल्टा एल वर्सेस एल स्क्वायर, आंसर आ जाएगा ऑप्शन 2, तो इसके यहाँ पर ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, है ना, और कोई नहीं यहाँ पर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ रहे हैं अपने अगले सवाल की ओर। सवाल है द फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल मतलब कि यंग्स मॉडुलस सेम हो गया,
है ना, विच ऑफ दिस विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड। सेम टेंशन मतलब कि फोर्स सेम हो गया। एक्सटेंशन बताना है सबसे ज्यादा किस्म, एक्सटेंशन होता है डेल्टा एल एफ एल अपॉन ए वाई। फोर्स सेम है, मटेरियल सेम है, तो चेंज इन लेंथ कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ अपॉन एरिया के। मतलब कि लेंथ ज्यादा से ज्यादा रहे, एरिया कम से कम रहे। हमको यहाँ पर क्या बताना है, लार्जेस्ट एक्सटेंशन। लेंथ सबसे ज्यादा, एल बाय ए का रेशियो मैक्सिमम होना चाहिए डेल्टा एल मैक्सिमम के लिए। एल बाय लेंथ सबसे ज्यादा और एरिया सबसे कम, तो किस में दिख रही है, एल बाय ए का एरिया। अच्छा डायमीटर यहां पर दिया है, तो डायमीटर के टर्म्स में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल बाय डी स्क्वायर। एरिया क्या होता है, पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है। तो पहले में ऑप्शन फर्स्ट में जो रेशियो आ रहा है एल बाय डी स्क्वायर का, वो 100 सेंटीमीटर मतलब कि 1000 मिलीमीटर डिवाइड बाय डी स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, दूसरे ऑप्शन में 2000 सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदल रहा हूं और 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, मतलब कि कितना आ जाएगा ये 500। तीसरे ऑप्शन में यही रेशियो देखें तो 300 का हो जाएगा 3000 मिलीमीटर और 3 दिया 9, तो 9 तिया 27, 300 के आसपास आ रहा है ये तो। चौथे ऑप्शन में 50 सेंटीमीटर 500 mm डिवाइड बाय 0.5, तो 0.5 यहाँ पर पहुंच जाएगा, 5 इसको 1000 बार कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, अच्छा अपना आंसर चौथे, एक सेकेंड, 0.5 का स्क्वायर भी तो होगा यार, मैं स्क्वायर नहीं कर रहा हूँ, है ना, स्क्वायर करना जरूरी है। तो यहाँ पर आ जाएगा 500 मिलीमीटर डिवाइड बाय 0.5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 और 10 टू द पावर माइनस 2, 0.5 को 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 लिख दिया, तो कितना हो जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 500 गुणे 100 डिवाइड बाय 25, तो 25 चौके होता है 100, 4 पंजे 20, तो 2000 सबसे मैक्सिमम रेशियो आ रहा है ऑप्शन डी में, इसलिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। ऐसे ही आपको हर एक ऑप्शन को मैच करके सॉल्व करना है ना, तभी आपका आंसर आएगा। चलो अगला सवाल है, द रेशियो ऑफ डायमीटर लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील कॉपर वायर्स आर शोन इन द फिगर आर पी क्यू एस रिस्पेक्टिवली। अपने को रेशियो दिया है डायमीटर लेंथ एंड यंग्स मॉडुलस का, हमको क्या बताना है, देन करस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ इंक्रीज इन देन लेंथ, लेंथ का रेशियो बताना है। तो लेंथ का रेशियो कितना होता है यहाँ पर, डेल्टा एल बराबर होता है एफ एल अपॉन ए वाई। तो डेल्टा एल पहले कौन लेना अपने को, इसका लेना स्टील, स्टील डिवाइड बाय डेल्टा एल कॉपर बराबर कितना हो जाएगा, एफ स्टील डिवाइड बाय एफ कॉपर इंटू एल स्टील डिवाइड बाय एल कॉपर इंटू एरिया ऑफ कॉपर डिवाइड बाय एरिया ऑफ स्टील, क्योंकि ये उल्टे हैं, इंटू वाई ऑफ कॉपर डिवाइड बाय वाई ऑफ स्टील। ठीक है, स्टील पर कितना फोर्स लग रहा है, स्टील का वायर ऊपर है तो स्टील पर 2m और 5m, कितना टोटल 7m फोर्स लग रहा है ना, 7mg स्टील पर। कॉपर पर कितना फोर्स लग रहा है, केवल कॉपर के वायर को 5m को संभाले रखा है तो 5mg। लेंथ का रेशियो कितना है, डायमीटर पहले या फिर लेंथ है, लेंथ का रेशियो है q। एरिया का रेशियो देखो, डायमीटर का जो रेशियो होगा, एरिया का जो रेशियो होगा वो डायमीटर के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर है p, लेकिन इसको उल्टा लेना है तो 1/p स्क्वायर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना, एरिया जो होता है पाई बाय 4 डी स्क्वायर होता है, डायमीटर का जो रेशियो उसका अपने क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर लेना पड़ेगा, उल्टा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एरिया उल्टा चल रहा है, इनवर्सल प्रोपोर्शनल। ऐसे ही यंग्स मॉडुलस को भी उल्टा लेंगे, यंग्स मॉडुलस कितना एस, तो 1/s लेंगे, mg से कटेगा mg, तो कितना आ जाएगा 7q ऊपर है और नीचे है 5p स्क्वायर एस। ठीक है, तो 7q डिवाइड बाय 5p स्क्वायर एस, ऑप्शन सी यहां पर अपना मैच कर रहा है। ठीक है, बहुत ही प्यारा सवाल था, हालांकि बहुत कठिन सवाल था नहीं, है ना, PYQ का ही है, आसान सा सवाल था। ठीक है, चलो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपना अगला टॉपिक है। अच्छा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी समझने से पहले मैं आपको कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक्चुअली 2 चीज यहाँ पर डिस्कस करनी है। पहली चीज यहाँ पर ब्रेकिंग स्ट्रेस, कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा ब्रेकिंग स्ट्रेस, नाम से समझ में आ रही है। ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होती है, ऐसी स्ट्रेस जहां पर मटेरियल ब्रेक हो जाए, है ना, स्ट्रेस की एक लिमिट होती है ना, तो ऐसी स्ट्रेस जहां पर मटेरियल ब्रेक हो जाए, मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस बियॉन्ड विच
मटेरियल ब्रेक्स, मटेरियल ब्रेक हो जाएगा ना, ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस। और ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्योंकि ये जो मेरे मतलब मैं कोई भी मटेरियल लूं, मेरे हाथ में जो पेन है प्लास्टिक का पेन है, तो इसकी अल्टीमेट स्ट्रेस का एक लिमिट होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस, जिस पर ये टूट जाएगा। अब इस पेन का मैं डायमीटर बढ़ा दूं घटा दूं, लेंथ बढ़ा दूं घटा दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। इसका जो भी मटेरियल है, वो मटेरियल इतनी स्ट्रेस सस्टेन कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं कर सकता, तो वो उसके फिजिकल पैरामीटर्स पर डिपेंड नहीं करेगी, लेंथ क्या है, एरिया क्या है ना। तो इतना ध्यान रखना आप। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है विच इज ब्रेकिंग फोर्स। ब्रेकिंग फोर्स, तो ये भी सेम चीज है ना। क्या होता है, मैक्सिमम फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड विदाउट ब्रेकिंग, है ना, किसी भी चीज पर। ठीक है, कि कोई भी चीज, कोई भी स्पेसिमेन उसकी बात कर रहा हूं, है ना। और ब्रेकिंग फोर्स जो होता है वो होगा ब्रेकिंग स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, है ना। फोर्स क्या होगा, स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस होती है फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया। अब ब्रेकिंग फोर्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, है ना, ये पॉइंट याद रख लेना, डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करेगा, रेडियस पर डिपेंड करेगा, डायमीटर पर डिपेंड करेगा, क्योंकि सारी चीजें रिलेवेंट है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर कभी कभी सवाल आ जाता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अपना अगला सवाल, अगला टॉपिक है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे स्प्रिंग थी अपने पास, स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग को हमने खींचा तो क्या हुआ, स्प्रिंग में एक एनर्जी स्टोर हो गई, जिसकी वैल्यू होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, और वही एनर्जी उसको वापस लेके आती है अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, क्योंकि उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो। ऐसे ही मटेरियल में भी तो इलास्टिसिटी होती है, इसको खींचा मैंने, अपने पोजीशन में वापस रिगेन हो रहा है, मतलब इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो गई है, तभी तो वो एनर्जी इसको वापस लेके जा रही है। यदि एनर्जी नहीं होती तो क्या ये मटेरियल अपनी पोजीशन में वापस जा पाता, कभी नहीं जा पाता। ठीक है, इसलिए इसके पास क्या होती है, एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है ना। तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, द एनर्जी stored in a material that responsible for regaining its shape और size। ठीक है, उसको रिगेन करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के बराबर होती है, मतलब कि एक वायर है, मैंने उसको खींचा है, कुछ उसकी लेंथ में चेंज किया है, तो मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क उसकी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग आ वायर। ठीक है, और विद इन इलास्टिक लिमिट, है ना, विद इन इलास्टिक लिमिट, क्योंकि इससे बाहर चीज होंगी तो फिर कोई मतलब ही नहीं है ना, इलास्टिसिटी अचीव हो जाएगी फिर तो कोई मतलब ही नहीं है ना, फिर वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के केस में आ जाएगा। तो इसके आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, देखो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी को हम स्ट्रेन एनर्जी बोलते हैं ना, क्योंकि स्ट्रेन के फॉर्म में अपने को मिल रही, जब स्ट्रेन आ रही है मटेरियल में, जब चेंज इन लेंथ आ रहा है, तभी तो एनर्जी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। तो इसके दो फॉर्मूले होते हैं, पहला फॉर्मूला होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी,
फॉर्मूला होता है हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, मतलब कि 1/2, या फिर यहाँ पर लिखता हूँ U बराबर हाफ इंटू फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ, फोर्स इंटू चेंज इन लेंथ इंटू 1/2, इसका आधा जो होता है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है पर यूनिट वॉल्यूम का इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब Q बाय V, तो इसका फॉर्मूला आ जाए, इसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दूंगा ना तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सीधा सीधा फॉर्मूला है, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू 1/2, डेराइव नहीं करा रहा हूं, आता ही से, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे, बाकी फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, और डेल्टा एल बाय एल स्ट्रेन हो जाती है ना। अब यहां से आप इसको अलग अलग टर्म्स में लिख सकते हो, हम जानते हैं यंग्स मॉडुलस जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, तो स्ट्रेस की जगह आप लिख सकते हो y इंटू स्ट्रेन, और स्ट्रेन की जगह लिख सकते हो स्ट्रेस अपॉन y, ठीक है। तो यही फॉर्मूला u बाय v का होता है, केवल स्ट्रेस के फॉर्म में हाफ, स्ट्रेस को लिखेंगे s स्क्वायर अपॉन 2y, ठीक है। y यहाँ पर यंग्स मॉडुलस है, आपको बस ये याद रखना है, ठीक है। स्ट्रेन की जगह स्ट्रेस अपॉन y रखेंगे, स्ट्रेस अपॉन y, तो स्ट्रेस का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2y, ऐसे स्ट्रेस की जगह स्ट्रेन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, स्ट्रेस की जगह क्या हो जाएगा, बाय इंटू स्ट्रेन, तो बाय इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर अपॉन 2, तो यही फॉर्मूला हो जाता है u बाय v का 1/2 डेल्टा स्क्वायर बाय, डेल्टा यहाँ पर क्या है, स्ट्रेन है। तो ये फॉर्मूले हैं इंपॉर्टेंट, हालांकि फॉर्मूला एक ही है, उसको बस हमने अलग अलग फॉर्म में चेंज किया है। चलिए सवाल देखेंगे, द अमाउंट ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है, स्टील वायर है जिसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर, स्ट्रेच वायर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर खींचा है, 100 सेंटीमीटर लंबाई के वायर को, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम चाहिए। तो देखो चेंज इन लेंथ दिया, ओरिजिनल लेंथ दिया, तो हम स्ट्रेन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, तो हाफ इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू बाय, तो हाफ इंटू स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ विच इज 1 mm, ओरिजिनल कितनी थी 100 सेंटीमीटर, मतलब इसको 1000 मिलीमीटर कर लेते हैं ना, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कर लिया, आप कुछ भी कर लो है ना, ऊपर नीचे लेंथ है कट जाएगी, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए, डेल्टा और एल की यूनिट सेम होनी चाहिए। स्क्वायर करेंगे, यंग्स मॉडुलस कितना है 2 × 10⁻11, तो उससे कट गया 2, 1000 ऊपर जाएगा, देखो 10⁻3 है, 6 हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस ऊपर जाएगा -6, 10⁻6 इंटू 10⁻11 कितना आ जाएगा 10⁻11 -6 5 जूल, है ना, यूनिट में आ जाएगी, हाँ। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है। चलो अगला सवाल है, मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शन एरिया A इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ यंग्स मॉडुलस Y, ठीक है। रॉड elongated by amount of x, then the work done is proportional to x अमाउंट से elongate किया है, तो वर्क डन क्या होता है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ इंटू लोड इंटू एक्सटेंशन, है ना। यदि मैं वर्क डन की बात करूं या टोटल एनर्जी की बात करूं, पर यूनिट वॉल्यूम की बात करता हूं, तो स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन आ जाता है, तो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल में होगा, जो चेंज इन लेंथ है उसी के प्रोपोर्शनल में हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर फोर्स दिया है क्या, अपने को क्या क्या दिया है, मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इज मेड ऑफ मेटल यंग्स मॉडुलस Y, रॉड elongated by amount of x, then the work done is proportional to, फोर्स को यहां से अपने को हटाना पड़ेगा, देखो डेल्टा एल जो होता है वो होता है FL अपॉन AY, है ना। तो फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एल A/L लिख सकते हैं क्या, तो फोर्स को हटाऊंगा तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा एल के, बाकी लेंथ दी है अपने को, एरिया दिया, यंग्स मॉडुलस दिया है, जो नहीं दिया है उसको नहीं रख सकते हो आप सवाल में, एफ फोर्स नहीं दिया तो फोर्स को हटा के कुछ ना कुछ ऐसी चीज रखनी पड़ेगी जो दी है सवाल, है ना। तो यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डेल्टा एल इंटू डेल्टा एल,
एक तो ये एक फोर्स की जगह आ गया, तो यू विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल स्क्वायर, यानी कि डेल्टा एल जो है एक्स के बराबर, तो एक्स स्क्वायर के आंसर आ जाएगा, विच इज ऑप्शन 3, है ना। आप पहला ऑप्शन लगा के आ जाते यदि आपको सिर्फ फोर्स दिया होता, लेकिन सिर्फ फोर्स नहीं दिया यहाँ पर, है ना, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। A wire of length L stretched slowly by applying force F in a such a manner that length increases by amount of L. इतना चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है, L के बराबर आ रहा है ना। देन वर्क डन, वर्क डन कितना होगा, हाफ फोर्स इनटू एक्सटेंशन, तो FL/2 आ जाएगा, सीधा सीधा ऑप्शन 2, आसान सवाल था। अगला है when the elastic material with Young modulus Y subjected to a stretching stress as elastic energy stored per unit volume, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम कितनी होती है स्ट्रेस के फॉर्म में, स्ट्रेस स्क्वायर अपॉन 2y, ये भी फॉर्मूला PYQ में पूछा गया सवाल है, s स्क्वायर अपॉन 2y, सीधे सीधे ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला है A एंड B आर टू वायर सच दैट द रेडियस ऑफ A इज थ्राइस दैट ऑफ B, रेडियस ऑफ A कितनी है 3 टाइम्स रेडियस ऑफ B, दे स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट, डेल्टा L1 बराबर डेल्टा L2 है। स्ट्रेस बतानी अभी जस्ट किया था थोड़ी देर पहले, देखो से अच्छा, दे आर स्ट्रेच्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ लोड, लोड सेम लग रहा है, सॉरी यहाँ पर, है ना, लोड सेम लग रहा है, एक्सटेंशन सेम नहीं दिया, मतलब कि एफ ए बराबर एफ बी है। तो स्ट्रेस कितनी होती है, फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फोर्स सेम है तो स्ट्रेस जो होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी रेडियस स्क्वायर के। तो स्ट्रेस इन बी डिवाइड बाय स्ट्रेस इन ए कितना हो जाएगा, रेडियस ऑफ ए डिवाइड बाय रेडियस ऑफ बी का होल स्क्वायर, विच इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 टाइम्स आंसर आ जाएगा, सीधा ऑप्शन करेक्ट, ए सॉरी फोर्थ वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 9 टाइम, है ना। शायद थोड़ी देर पहले ये किया था सवाल हमने, है ना। चलो ये अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सैगिंग एंड बकलिंग ऑफ द बीम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन एक बार नीट में सवाल आया तो करना पड़ेगा, सीधा फॉर्मूला याद रखना, सैगिंग बकलिंग। बीम क्या होता है सबसे पहले ध्यान रखो, घर की छत होती है, रूप में देखा होगा आपने, एक हॉरिजॉन्टल पिलर्स लगे रहते हैं छतों में, है ना, हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर पिलर्स लगे रहते हैं, उनको बीम बोलते हैं, जो छत को होल्ड करके रखते हैं। तो बीम कभी कभी क्या है बकल कर जाते हैं, बकलिंग क्या पर सेक मतलब थोड़ा सा झूल जाते हैं ना। तो यदि मैं बीम बनाऊं तो कुछ इस तरह का रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन एरिया जनरली दिखता है अपने को, इस तरह से होता है ना बीम, छत में देखेंगे आप रेक्टेंगुलर बीम होता है। तो इस पर यदि मैं फोर्स यहां पर लगा रहा हूं W, वेट लगा रहा हूं, तो ये बीम क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इस तरह से बकल हो जाएगा, इसमें झुकाव आ जाएगा, इस तरह से डिप्रेस हो जाएगा ना, डिप्रेस हो जाएगा। तो ये फाइनल इसकी, यहां पर मैं कलर से ड्रॉ करता हूं, ये इसकी फाइनल पोजीशन है और ये इसकी इनिशियल पोजीशन थी, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है डेल्टा, इसको कहते हैं बकलिंग ऑफ द बीम, है ना। जो डिप्रेशन आ गया ना बीम में लोड की वजह से थोड़ा सा झुकाव आ गया, उसको बोलते हैं सैगिंग और बकलिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है सीधा सीधा आप रखो, WL³ अपॉन 4BD³ बाय L इसकी लेंथ है, B इसकी विड्थ है और D इसकी डेप्थ है, ठीक है, D इसकी डेप्थ है रेक्टेंगुलर बीम, ओके। और Y जो है ये यंग्स मॉडुलस है, और W जो यहां पर वेट है, ठीक है। ये यहां पर आपका चैप्टर होता है कंप्लीट। अब कुछ सवाल और कर लेते हैं, ज्यादा सवाल नहीं बचे इसलिए घबराना मत, है ना। द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉन फॉर 2 डिफरेंट मटेरियल, एक्स और वाई दो अलग अलग मटेरियल हैं, उनके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमने ड्रॉ किया। इट इज ऑब्जर्व दैट द अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ द एंड द फ्रैक्चर पॉइंट आर क्लोज टू ईच अदर फॉर मटेरियल एक्स। एक्स के लिए जब हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया, एक्स के लिए ना, ये स्ट्रेस है स्ट्रेन है, तो हमने क्या पाया कि जो अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट है और फ्रैक्चर पॉइंट काफी पास पास में है ना, बहुत पास पास में है, देखो ये, बट फार अपार्ट फॉर मटेरियल बाय, यदि बाय के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं यही कर्व स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का, तो इसमें भी अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट दूर दूर है, ये अल्टीमेट स्ट्रेस और ये फ्रैक्चर दूर दूर इसमें है, इसमें पास पास है। तो सीधा दूर किस में होते हैं, डक्टाइल में होते हैं,
और पास पास किस्म होते हैं ब्रिटल, मतलब कि ब्रिटल में जितनी मटेरियल वो सहन कर सकता है उतनी सहन करेगा, बाकी टूट जाएगा। डक्टाइल में मैक्सिमम अचीव करने के बाद भी वो थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट दूर दूर होते हैं। तो यहां पर एक्स कौन सा होगा, एक्स एंड वाई, एक्स जो है वो ब्रिटल है और बाय जो है वो, ये बाय था, ये डक्टाइल है। तो ब्रिटल एंड डक्टाइल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने एग्जांपल आपको दे दिया था वो ग्राफ बना के ना। द यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास। यंग्स मॉडुलस स्टील कितना है, दोगुना है। यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास का लिख लिया। टू वायर्स ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी है। चलो, एक स्टील का एक ब्रास का। आई थिंक ये सवाल हमने कर लिया था, है ना, यहाँ पर रेशियो पूछा गया था किसी का ना। यहाँ पर क्या बताना है, बी वांट लोअर एंड ऑफ द वायर्स टू बी सेम लेवल, सेम लेवल पर चाहते हैं हम लोअर एंड्स को, तो दोनों में जो एक्सटेंशन आएगा डेल्टा एल ऑफ स्टील शुड बी इक्वल्स टू डेल्टा एल ऑफ ब्रास। तो अपने को वेट का रेशियो बताना था, क्या आ रहा था अपने 2 रेशियो बना रहा था ना, अभी जस्ट किया था, है ना, रिपीट हो गया सवाल है। नेक्स्ट है मैक्सिमम एलोंगेशन ऑफ स्टील वायर इज 1 मीटर लेंथ। स्टील वायर 1 मीटर लेंथ है वायर की, एंड इलास्टिक लिमिट of the steel and its Young's modulus respectively are this and this। देखो, मैक्सिमम एलोंगेशन बताना है अपने को स्टील वायर का। दो चीज यहां पर दी गई है अपने को। क्या क्या चीज दी गई यहाँ पर, पहले तो लेंथ भी दी गई अपने को, लेंथ 1 मीटर है। अपने को दिया है इलास्टिक लिमिट एंड इट्स यंग्स मॉडुलस। इलास्टिक लिमिट ये है 8 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये यहाँ पर यंग्स मॉडुलस दिया, y की वैल्यू दिया। अब इलास्टिक लिमिट क्या नई चीज है, इलास्टिक लिमिट ये चीज है कि इसको क्रॉस कर स्ट्रेस यदि इससे ज्यादा आ गई, ये क्या है, स्ट्रेस की वैल्यू है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होती है, स्ट्रेस होती है। कई बार हमको क्या है, फॉर्मूले से काम नहीं चलता, कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ता है। तो ये स्ट्रेस दी, इलास्टिक स्ट्रेस, इससे ज्यादा स्ट्रेस दे दी तो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा। तो मैक्सिमम एलोंगेशन कितना दिया जा सकता है स्टील वायर को, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेस से ज्यादा ना आए। तो फोर्स क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और हम जानते हैं कि डेल्टा एल कितना होता है, या फिर यंग्स मॉडुलस जो होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस की वैल्यू अपने को दी गई है, स्ट्रेस अपन को यहां से आ जाएगी, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस इतनी हम उसको दे सकते हैं, मैक्सिमम की बात चल रही है ना। तो यंग्स मॉडुलस अपने पास है 2 × 10⁻11, मैक्सिमम स्ट्रेस अपन दे सकते हैं उसको 8 × 10⁸, और एलोंगेशन स्ट्रेन क्या आती है, डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल की वैल्यू हमको पता करनी है, और लेंथ कितनी है, 1 मीटर है, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 4 जा होता है 8, तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 है इंटू 8 - 11 10⁻³ बचेगा मीटर, मतलब कि 4 मिलीमीटर यहाँ पर मैक्सिमम एलोंगेशन प्रोड्यूस किया जा सकता है विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए विच इज 4 मिलीमीटर। और ये था अपने आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन इससे आता है हर साल और बहुत ही आसानी से इसके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।